हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि औरंगज़ेब के शासन में क्या हुआ, बहादुर शाह के शासन में क्या हुआ। लास्ट जो हमने एंड किया था वो क्या था कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, उसके बाद कितना रुपया बचा था रॉयल ट्रेजर में? 13 करोड़। बहादुर शाह के राज्य में जब बहादुर शाह का शासन रहा उस टाइम में वो 13 करोड़ भी क्या हुए, ख़त्म हो गए। तो आइए चलिए उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अब बहादुर शाह क्या कर रहा था, जो उसका एम्पायर था वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, तो वो उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ताकि एम्पायर को बचाया जा सके, और शायद वह आने वाले समय में ऐसा कर भी पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1712 में उसकी डेथ हो जाने की वजह से क्या हुआ, एम्पायर फिर से सिविल वॉर में डूब गया। अब इसके बाद मुग़ल पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट आ चुका था जो आगे के सभी सक्सेशन ऑफ वॉर में काम आया। पहले क्या था, जो लड़ाई होती थी सक्सेशन ऑफ वॉर के लिए वो सिर्फ रॉयल प्रिंसेस के बीच में होती थी। नोबल्स क्या करते थे, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते थे सिंहासन के लिए। लेकिन अब क्या था, अब जो एम्बिशियस नोबल्स थे वो डायरेक्ट कंटेंडर बन रहे थे, किसके लिए? पावर के लिए। और क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रिंसेस को यूज़ कर रहे थे एक प्यादे के तौर पे, सिर्फ उन्हें सीट पे बिठा देते थे। लेकिन जो भी अथॉरिटी होती थी वो कौन रखता था अपने हाथ में? नोबल्स रखते थे। सिर्फ उन्हें तो एक इस्तेमाल किया, जो भी शासन चलाना है वो लोग डिसाइड करते थे कि किस तरीके से शासन चलना है, शासन में क्या क्या चीज़ें होनी है। अब आगे क्या हुआ, सिविल वॉर में जो बहादुर शाह की डेथ हो गई उसके बाद सिविल वॉर हुआ, सक्सेशन के लिए वॉर हुआ। उनके जो 4 बेटे थे, जहांगीर शाह, जहांशाह, रफ़ीउल शाह एंड अजीमुल शाह, उनमें से कौन जीता? जहांगीर शाह जीता। और जहांगीर शाह क्यों जीता? क्योंकि वो सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा? जुल्फ़िकार खान के द्वारा। जुल्फ़िकार खान कौन था? द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ द टाइम। नोबल किसको बोलते हैं? कुलीन लोगों को या फिर अमीर लोगों को। वो रॉयल फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं। जहांगीर शाह कैसा प्रिंस था? एक वीक, कमज़ोर और बिगड़ा हुआ प्रिंस था, जो पूरी तरह किसको डिवोट था? प्लेजर को डिवोट था। उसमें गुड मैनर्स की भी कमी थी, डिग्निटी भी नहीं थी एंड डिसेंसी भी नहीं थी। उसके शासन में क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन चला रहा था? एक्सट्रीमली केपेबल एंड एनर्जेटिक जुल्फ़िकार खान, जो कौन बना? जो उसका वज़ीर बना। जुल्फ़िकार खान को विश्वास था, किसमें विश्वास था? कि ये ज़रूरी है कि जो राजपूत राजाज हैं और जो मराठा सरदार्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे जाएं, और जो हिंदू चीफ्टेन्स हैं उनके साथ भी क्या करी जाए? सुलह कर ली जाए, ताकि एक तो अपनी पोजीशन कोर्ट में स्ट्रॉन्ग बनाई जा सके और क्या किया जा सके, एम्पायर को भी बचाया जा सके। तो वो ये सब चीज़ें करने में क्या था? बिजी था। आगे क्या हुआ, इससे हमें पता चलता है कि जो उसने जल्दी से क्या की, जितनी भी औरंगजेब की पॉलिसी थी उन्हें रिवर्स कर दिया, और जो हेटेड जिजिया था वो भी उसके टाइम में क्या हुआ? एबॉलिश कर दिया गया। जिजिया क्या होता है? जिजिया एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम लोगों को देना पड़ता है अपने मुस्लिम रूलर को। जो अम्बेर के जयसिंह थे उन्हें क्या दिया गया? उसने टाइटल दिया, किसका? मिर्जा राजा सवाई का। और गवर्नर कहाँ का अपॉइंट कर दिया? मालवा का। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह के टाइम पे उनकी मांग थी कि उन्हें एक मनसब दे दी जाए, रैंक दे दी जाए, और क्या दे दिया जाए? ऑफिसेज ऑफ सूबेदार दे दिए जाएं। लेकिन उसने उन्हें राज्य तो लौटा दिए थे, लेकिन ना ही तो उन्हें मनसब दिया था कोई, और ना ही कोई उन्हें सूबेदार के ऑफिस दिए थे। लेकिन जुल्फ़िकार खान ने क्या किया? जुल्फ़िकार खान ने उन्हें टाइटल भी दे दिया और उन्हें गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया मालवा का। और जो अजीत सिंह हैं
मारवाड़ के उनके लिए क्या किया, उन्हें टाइटल दिया महाराजा का, और कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया, गुजरात का। जुल्फ़िकार खान ने एक अर्लियर शुरुआत में ही एक प्राइवेट अरेंजमेंट भी कर रखी थी जो उसने पब्लिक में अनाउंस नहीं की थी। उसका एक डिप्टी था डेक्कन में, डिप्टी का नाम क्या था, दाऊद खान पन्नी। क्या थी वो अरेंजमेंट, जो मराठा किंग थे साहू, उनके साथ की थी, कब, 1711 में। इस अरेंजमेंट के अंदर उसने क्या किया कि मराठा रूलर को क्या दे दी, चौथ भी दे दी और स्वदेशमुखी भी दे दी डेक्कन की, लेकिन किस कंडीशन में, कि जो कलेक्शन होगा वो तो किए जाएंगे मुगल ऑफिशियल्स के द्वारा, लेकिन बाद में वो किसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, मराठा ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। लेकिन बहादुर शाह के टाइम पे भी ये चीज़ें थी, लेकिन उसने सरदेशमुखी तो दे दी थी डेक्कन की, लेकिन चौथ नहीं दी थी। लेकिन इसने सरदेशमुखी भी दे दी थी और चौथ भी दे दी थी, लेकिन किस कंडीशन पे, इसी कंडीशन पे कि जो भी टैक्स होगा वो लेंगे तो मुगल ऑफिशियल्स, लेकिन बाद में आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। जो जुल्फ़िकार खान था उसने चूड़ामन जाट जो थे उनसे भी सुलह कर ली एंड चतरसल बुंदेला से भी, लेकिन उसने ये जो अपनी दमन की पॉलिसी थी, ये सप्रेशन की पॉलिसी थी, वो किसके खिलाफ जारी रखी, बंदा बहादुर और सिख्स के खिलाफ जारी रखी। बाकी सबसे उसने सुलह कर ली। जुल्फ़िकार खान ने एक अटेम्प्ट भी दिया किसको सुधारने के लिए, एम्पायर का जो फाइनेंस था, जो फाइनेंस की कंडीशन बिगड़ रही थी उसे सुधारने के लिए भी उसने बहुत प्रयास किया। उसने जो लापरवाही से जागीर एंड ऑफिसेस बांटे जा रहे थे उन पे भी रोक लगाने की कोशिश की, और उसने ये भी ज़रूरी कर दिया कि जो मनसबदार हैं वो भी अपनी एक ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करेंगे, एक टुकड़ी मेंटेन करेंगे। एक एबल टेंडेंसी जो उसके द्वारा जारी की गई वो क्या थी, वो ये थी कि जो इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग, जो एबल टेंडेंसी जारी की गई क्या थी, इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग। पहले क्या था, जो लैंड रेवेन्यू किस तरीके से लिया जाता था, एक फिक्स रेट पे लिया जाता था तोदरमल रेवेन्यू सेटलमेंट के अंतर्गत, कि जो क्रॉप वगैरह है उस पर रेट फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतनी ही देनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रेवेन्यू फार्मर से और मिडिलमैन से, कि आपको गवर्नमेंट को तो फिक्स अमाउंट देना है, लेकिन आप इसके बदले में पीसेंट से, जो किसान से, उनसे कुछ भी वट एवर दे कुड फ्रॉम द पीसेंट, कि आप उनसे कुछ भी कर वसूल सकते हैं। इससे क्या हुआ, पीसेंट पे और उत्पीड़न बढ़ गया, उनकी हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई। और जो काफ़ी नोबल्स और भी थे जुल्फ़िकार खान के अलावा, वो जुल्फ़िकार खान से जल रहे थे। वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हम लोगों को भी वही पावर चाहिए, हम लोगों को भी वही मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा जो हुआ वो क्या हुआ कि एम्परर ने भी अपना ट्रस्ट नहीं दिखाया अपने वज़ीर जुल्फ़िकार खान पे, ना ही तो उसे ट्रस्ट किया पूरी तरीके से और ना ही उसे कॉपरेशन दिया सही मायनों में। तो ये चीज़ें इसकी वजह से ख़राब हो गई। जो एम्परर के ईयर्स थे वो पॉइजन भरे जा रहे थे जुल्फ़िकार खान के खिलाफ, जो उसके बेकार से फेवरेट्स थे उनके द्वारा। उसे बताया गया कि उसका जो वज़ीर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, एम्बिशियस होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो एम्पर को ही निकाल के फेंक दे। इस तरीके से उसे बताया जा रहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपको ही ना निकाल के फेंक दे। तो जो डरपोक एम्पर था उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो डायरेक्ट डिसमिस कर देता किसको, पावरफुल वज़ीर को, हटा देता उसे उसके पद से। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसके खिलाफ चुपचानी से षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। अब इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता था कि एक अच्छे खासे चलते एडमिनिस्ट्रेशन को चलते को एक एम्परर खुद उसे बिगाड़ना चाहे, जो कि जहांगीर शाह कर रहा था। जहांगीर शाह का जो अकीर्तिकर शासन था वो जल्द ही समाप्ति पर आ लिया था इन जनवरी 1713, यानी जहांगीर शाह का जो शासन था कब खत्म हुआ, 1713 में हुआ, जब वो किसके द्वारा हराया गया, व्हेन ही वाज डिफीटेड एट आगरा। आगरा पर हराया गया किसके द्वारा, फारुखसियार के द्वारा। फारुखसियार कौन है, फारुखसियार उसका भतीजा है। फारुखसियार जीता किसकी वजह से, सैयद ब्रदर्स की वजह से। सैयद ब्रदर्स कौन है,
अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान बरहा। ये हिस्ट्री में किसके नाम से जाने गए? दोनों सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने गए। इन्हें किस चीज़ का पद दिया गया? ऑफिसेस दिए गए इन्हें वजीर के और मीर बख्शी के। जो दोनों भाई थे उन्होंने जल्दी क्या किया, जितनी भी जो भी जिम्मेदारियां थी स्टेट की उन सब पे कंट्रोल कर लिया, डोमिनेंट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। फर्रुखसियार में किस चीज़ की कैपेसिटी लैक थी? रूल करने की। फर्रुखसियार में रूल करने की कैपेसिटी नहीं थी और वो क्या था? डरपोक था, क्रूर भी था और अनडिपेंडेबल था एंड फेथलेस था, भरोसे लायक नहीं था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि अब उसने क्या किया, वो किसके दबाव में आ रहा था? वर्थलेस फेवरेट्स एंड फ्लैटर्स में। वो अपने आप को प्रभावित होने दे रहा था। जो उसके आसपास जो फालतू के चाटुकार रहते थे या जो कुछ काम के तो नहीं थे, सिर्फ उसके कान भरते रहते थे, उसमें इतनी वीकनेस होने के बावजूद भी जो फारुखसियार है उसने जो सैयद ब्रदर्स हैं उन्हें एक फ्री हैंड नहीं दिया, मतलब उन्हें उनका काम नहीं करने दिया, बल्कि क्या, हर चीज़ में उन पर पाबंदी लगा के रखी। मतलब उसके हाथ में अथॉरिटी, उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं छोड़ी, बल्कि खुद सारी चीज़ें देखना चाहता था। इतनी कमियां होने के बावजूद भी वो उन लोगों को फ्री हैंड नहीं छोड़ रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं ये चाहता था कि उसके हाथ में भी रहे अथॉरिटी। जो सैयद ब्रदर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चला पाते और जो कंडीशन थी उसे भी सुधार पाते। किस कंडीशन पे? अगर जो रियल अथॉरिटी थी, जो रियल अथॉरिटी किसके हाथ में रहती? सिर्फ सैयद ब्रदर्स के में। और एम्पर क्या करता? खाली उस सीट पे बैठा रहता बिना किसी शासन किए। क्या हुआ? 10 वर्ष देयर इंश्यूड अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। तो इस तरीके से एक लंबा स्ट्रगल जारी रहा पावर के लिए, किसके बीच में? एम्पर फारुखसियार के बीच में और उसके वजीर एंड मीर बख्शी के बीच में। तो आइए चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आज का पार्ट सिर्फ इतना ही, आगे का हम लोग अगले पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ मीनिंग बता देती हूँ जो मैंने चैप्टर में यूज़ किए थे, तो मैंने यहाँ लिख भी दिए ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। मनसबदारी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल की रैंक डिसाइड की जाती है, उसे हम मनसबदारी बोलते हैं। बहादुर शाह का शासन कब से कब तक रहा? 1707 से 1712 तक रहा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बेटे के नाम क्या थे? जहांदर शाह, अजीम शाह, रफ़ी शाह एंड जहान शाह। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जहांदर शाह का शासन कब से कब तक रहा? 1712 से 1713 तक। फारुखसियार का कब तक रहा? 1713 से 1719 तक। जो फारुखसियार था वो किसका नेफ्यू था? जहांदर शाह का। और किसका बेटा था? अजीमुस शाह का। अजीमुस शाह का तो बेटा था और जहांदर शाह का क्या था? नेफ्यू था। जिजिया क्या होता है? एक टैक्स जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे करती है अपने मुस्लिम रूलर को। और तोदरमल रेवेन्यू सिस्टम क्या है? इसके अंदर टैक्स जो है फिक्स कर दिया जाता है ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ये मैं आपको बता दिया था चैप्टर में और मैंने आपके लिए लिख भी दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन टर्म्स को लर्न करने में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।